अब आ रही है? हाँ। अब काम कर रहा है। ठीक। ठीक। So now it is working. So good morning everyone. So the last class we have started the properties of material. Properties of material में हम बात कर रहे थे stress strain curve की. Stress strain curve we have talked about stress strain curve of mild steel in compression also and mild steel in compression and tension also. तो compression का भी कर लिया था, tension भी कर ली थी, डिफरेंसेस भी बता दिए थे दोनों के अंदर और सिमिलैरिटी भी बता दी थी कि कंप्रेशन और टेंशन कर्व के अंदर सिमिलैरिटी क्या होगी और डिफरेंसेस क्या होंगे. दोनों पॉइंट कवर कर लिए थे हमने. और लास्ट पॉइंट था हमारा जिसमें हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाई थी फॉर डिफरेंट मटेरियल्स. सो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वाज बीइंग ड्रॉन. उसके बिहाफ पे प्रॉपर्टीज भी आपको थोड़ी बहुत हाईलाइट करके दे दी थी, जैसे कंक्रीट की, रबर की, माइल्ड स्टील की. सो फ्यू रिलेशनशिप बिटवीन देयर प्रॉपर्टीज वाज आल्सो बीइंग फाउंड. चलो उसी में कंटिन्यू करेंगे. विल कंटिन्यू विद दैट ओनली. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. ऑफलाइन सेंटर फॉर गेट एंड ईएससी इज लाइव. The center is in Delhi. Classes will be starting from the March. For existing plus and iconic learners, 50% off is available. For any other information, you can scan this code. Those who have given the gate examination can check their rank by using this rank predictor. So कल हमने मेरे ख्याल से अलग अलग मटेरियल की आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताई थी. उसके आगे कंटिन्यू करना है. यू टू कंटिन्यू आफ्टर दैट ओनली. चलो एक बार पिक्चर शेयर कर देना कल वाले लास्ट टॉपिक की. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया था जिसमें हमने अलग अलग मटेरियल, उसी की पिक्चर शेयर कर दो, वहीं से कंटिन्यू करेंगे हम. विल कंटिन्यू विद दैट ओनली. शेयर द पिक्चर ऑफ दैट. पिक्चर शेयर कर देना एक बार. कर्व की जो कर्व बनाए थे सारे उनके पिक्चर शेयर कर दो. Now refer this curve. चेक करो इस कर्व को. Now see n number of curves I have shown. इतने सारे कर्व आपको बना के दिखा रखे हैं. So n number of curves are being shown. Most of the curves which are being drawn for different types of material. So most of the curve which are being drawn for different type of material is not linear in the initial section. ये linear नहीं होता initial section के अंदर. तो माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील को छोड़ दो, इसके अलावा जितने भी मटेरियल हैं इन सब की जो कर्व है इनिशियल सेक्शन में लीनियर नहीं है. तो लीनियर नहीं है मतलब क्या नहीं निकाल पाओगे? प्रोपोर्शनल लिमिट निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि मैं पता है इन द इनिशियल सेक्शन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्ट्रेन. तो इसका मतलब आपको प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं मिलेगी. यू नॉट बी एबल टू फाइंड द प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि प्रोपोर्शनल लिमिट तो वो लिमिट होती है जहां तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके? स्ट्रेन के. वेयर द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है? इन दैट सिचुएशन व्हाट इज बीइंग डन. तो ये दूसरा कंसेप्ट आया है. तो इसलिए पहले कर दिखाइए आपको रेफरेंस के लिए कि कल हमने यहीं पर ही अपनी डिस्कशन रोकी थी और यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है कि एक माइल्ड स्टील को छोड़ दें, हाई कार्बन स्टील को छोड़ दें, बाकी जितने भी मटेरियल हैं इन सबके लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो लीनियर नहीं आ रही. तो भैया प्रोपोर्शनल लिमिट कैसे निकालोगे? हाउ यू विल फाइंड द प्रोपोर्शनल लिमिट? तो यहाँ पे हमारा दूसरा कंसेप्ट आ जाता है. सो वी कैन से व्हाट? सो वी कैन से उसी के कंटिन्यूएशन में आप मेंशन कर सकते हैं. यू कैन कंटिन्यू विद दैट ओनली. तो आप बोल सकते हो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, you can say stress strain curve for most of the material. So stress strain curve for most of the material is curved.
is curved in the initial section, hence there is no proportional limit. कंटिन्यूएशन में तो मैं लिख सकता हूँ ए, प्रोपोर्शनल लिमिट को हमने डिनोट कैसे किया था, विद द सिंबल ए. सो हेंस देयर इज नो प्रोपोर्शनल लिमिट ए, तो कल के कंटिन्यूएशन में ही है. तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सो इन सच केसेस व्हाट वी डू, सो इन सच केसेस फिर से डायग्राम के फॉर्म में बता दूंगा. सो इन सच केसेस स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनैलिटी so in such case stress strain proportionality is taken. So in such case stress strain proportionality is taken at the stress at which increase of strain is 50% greater. Increase of strain is 50% greater than the rate of increase of strain shown by initial tangent. अभी जो स्टेटमेंट लिखी है इस बात को समझने के लिए दोबारा कर्व के ऊपर ही जाते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वी विल अगेन गो बैक टू द कर्व. तो मोस्ट ऑफ द मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमारी कर्व्ड होगी, तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट नहीं मिलेगी आपको. अब इस सिचुएशन में प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कहाँ से लेके आओगे, फ्रॉम वेयर यू विल गेट द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट. इस बात को समझने के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाई हमने. सो दिस इज अवर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. ऑब्वियसली बात है कैसे बनाएंगे इसको, कर्व्ड ही बनाएंगे, क्योंकि उसी के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं. फॉर दैट ओनली द डिस्कशन इज बीइंग कैरिड आउट. वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है. दिस इज अवर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. तो ये हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है. चलो, सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस ड्रॉ द इनिशियल टेंजेंट. इनिशियल टेंजेंट ड्रॉ करी, ये हमारी इनिशियल टेंजेंट है. तो रेड कलर से बना के दिखा रहा हूँ इनिशियल टेंजेंट बनाए. जरा बताना इस टेंजेंट की स्लोप आपको क्या बता रही है, इस टेंजेंट की स्लोप आपको क्या बता रही है. व्हाट द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज सिग्निफाइंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ, dy by dx होती है हमारी स्लोप. तो आपने बोला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चलो ठीक है, इट इज dy by dx. dy by dx मींस व्हाट, हमारे केस में y है स्ट्रेस और x क्या है, स्ट्रेन. तो ये आपको क्या बताएगा, इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन स्ट्रेन. यही है हमारी dy by dx. So dy by dx, let us suppose the slope is equal to, मुझे स्लोप निकालनी है, स्लोप मार्क कर देता हूं यहाँ पे. So this is the slope. ये स्लोप है हमारी θ1. लेट अस सपोज ये ऑर्डिनेट है x1, इसको मैंने कांस्टेंट बनाया 1 यूनिट. दिस इज टर्म्ड एज 1 यूनिट. तो जरा बताना स्लोप tan θ1 विच इज इक्वल टू x1 ये किसके बराबर है, ये बराबर है इंक्रीज चेंज ऑफ स्ट्रेस पर यूनिट चेंज इन स्ट्रेन. और हमारा जो चेंज है वो पॉजिटिव ही है, स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, y कोऑर्डिनेट बढ़ रही है, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, x कोऑर्डिनेट बढ़ रही है. तो चेंज हम क्या बोल देंगे, इंक्रीज बोल देंगे. तो इसका मतलब जो tan θ1 है विच इज इक्वल टू x1 by 1, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है चेंज ऑफ स्ट्रेस टू द चेंज ऑफ स्ट्रेन. या आप बोल सकते हो इंक्रीज इन स्ट्रेस पर यूनिट इंक्रीज इन स्ट्रेन. मुझे क्या चाहिए, इंक्रीज इन स्ट्रेन चाहिए. कैसे निकालू इंक्रीज इन स्ट्रेन, हाउ कैन आई कैलकुलेट द इंक्रीज इन स्ट्रेन. तो उल्टा कर दो इसको. तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इफ आई रिवर्स दिस, तो ये क्या बना 1 by x1. अब ये मुझे क्या बता रहा है, नाउ इट इज इंडिकेटिंग व्हाट, इंक्रीज इन स्ट्रेन पर यूनिट इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस.
तो अब जब मैंने इसको इन्वर्स किया, इसकी स्लोप का इन्वर्स किया, मुझे क्या मिल गया? इंक्रीज ऑफ स्ट्रेन मिल गया। अब आते हैं पीछे वाले बात के ऊपर। पीछे वाली बात क्या बोल रही है? पीछे वाली बात ये बोल रही है कि वो मटेरियल जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लीनियर नहीं होती है इनिशियल पोर्शन में, जहां पर आप प्रोपोर्शनलिटी लिमिट नहीं निकाल पाते हो, तो आप प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कंसीडर करो उस वैल्यू ऑफ स्ट्रेस को जहां पर क्या हो, उस वैल्यू ऑफ स्ट्रेस को जहां पर क्या हो, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्ट्रेन 50% ज्यादा हो देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्ट्रेन एज शोन बाय द इनिशियल टेंजेंट। तो लेट अस सपोज ये वो वैल्यू है स्ट्रेस की, दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस। ऊपर बनाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि चलो यही बनाते हैं नीचे। ये वो वैल्यू है स्ट्रेस की जहां पे इंक्रीज ऑफ स्ट्रेन 50% ज्यादा है देन शोन बाय द इनिशियल टेंजेंट। तो फिर से मैं कैसे निकालूंगा? यहाँ पर भी टेंजेंट काटी, हियर आल्सो टेंजेंट इज बीइंग शोन। तो यहाँ पर भी टेंजेंट काटी मैंने। अब यहाँ पर भी जब टेंजेंट काटी हमने, सो हियर आल्सो टेंजेंट इज बीइंग कट। फिर से मैंने स्लोप निकाली यहाँ पे, अगेन दी स्लोप इज बीइंग फाउंड। तो फिर से हमने स्लोप कैलकुलेट करी। स्लोप जैसे पीछे कैलकुलेट करी वैसे यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारी स्लोप निकल के आई, दिस इज थीटा 2। ये हमारी थीटा 2 है। जरा बताना कौन सी स्लोप ज्यादा है, थीटा 1 ज्यादा है, थीटा 2 ज्यादा है? थीटा 1 ज्यादा है, थीटा 2 ज्यादा है, विच इज मोर? थीटा 1 इज मोर देन थीटा 2। चलो ठीक है। जरा बताना इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ स्ट्रेन कौन बता रहा है? 1/θ1 एंड 1/θ2। क्योंकि थीटा 1 ज्यादा है थीटा 2 से, तो 1/θ2 ज्यादा होगा किससे? तो 1/θ2 ज्यादा होगा किससे? 1/θ1 से। और 1/θ2 मुझे क्या बताएगा? इंक्रीज ऑफ स्ट्रेन बताएगा। तो लेट अस सपोज ये वो पॉइंट है जहां पे इंक्रीज ऑफ स्ट्रेन कितनी निकल के आती है। ये वो पॉइंट है जहां पे इंक्रीज ऑफ स्ट्रेन कितनी निकल के आती है? 50% ज्यादा निकल के आती है देन इंक्रीज ऑफ स्ट्रेन एज शोन बाय द इनिशियल टेंजेंट। तो इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आएगा उसको मैं क्या मान लूंगा? उसको मैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट मान लूंगा। इसका मतलब कंडीशन क्या है भाई यहाँ पे? व्हाट इज द कंडीशन अवेलेबल हियर? द कंडीशन अवेलेबल हियर इज, आप बोल सकते हो 1/x2 इज हाउ मच? 1/5 टाइम्स ऑफ 1/x1। ये 50% ज्यादा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग निकाल लो। इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी स्ट्रेस की वैल्यू आएगी क्या कहलाएगी? ये इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू आएगी क्या कहलाएगी? ये हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाएगी। सो दिस विल बी टर्म्ड एज प्रोपोर्शनल लिमिट। तो पीछे जो स्टेटमेंट लिखी है उसको एनालाइज करने के लिए डायग्राम बना के दिखाया। सो दिस विल बी टर्म्ड एज प्रोपोर्शनल लिमिट। नाम क्या रख देंगे इसका? डिनोट कैसे किया था इसको हमने? प्रोपोर्शनल लिमिट था ए। तो ये हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट होगी। क्लियर है? चले आगे। अब एक और जानकारी भी ले सकते हैं यहाँ से। क्या एक और जानकारी ले सकते हैं? कलर चेंज करता हूँ मैं। कलर चेंज किया और एक और जानकारी दी। अगर आप एक लाइन बनाओ, इफ यू ड्रॉ लाइन विच इज पैरेलल टू द इनिशियल टेंजेंट, इनिशियल टेंजेंट दिख रही है आपको? सो इफ यू ड्रॉ लाइन विच इज पैरेलल टू द इनिशियल टेंजेंट, स्लोप क्या होगी दोनों की? स्लोप क्या होगी दोनों की? 0। सो स्लोप विल बी सेम। तो अगर पैरेलल बनाएगी दोनों की स्लोप सेम निकल के आएगी, बट एट एन ऑफसेट ऑफ 0.2% ऑफ द स्ट्रेन। कितनी दूरी पे बनाऊं? 0.2% ऑफ द स्ट्रेन की दूरी पे बनाऊं, यानी जो एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है उसका ऑफसेट निकाल दो कितना? 0.2%। ये लाइन जहां पर भी जाके मेरे कर्व से मिलती है वो मेरी प्रोपोर्शनल लिमिट होती है। ये लाइन जहां पर भी जाके हमारे कर्व से मिलती है वो मेरी प्रोपोर्शनल लिमिट होती है। इसका मतलब ये लाइन कहाँ जाके मिलेगी? ये लाइन जाके मिलेगी कर्व पे उस पॉइंट पे जहां पे रेट ऑफ स्ट्रेन 50% ज्यादा होता है किससे? देन शोन बाय द इनिशियल टेंजेंट। तो इस बात को बताने के लिए मैंने एक लाइन बनाई जो पैरेलल है किसके? जो पैरेलल है इनिशियल टेंजेंट के। तो दोनों की स्लोप क्या है? सेम है। पर ऑफसेट कितना रखा आपने यहाँ पे? व्हाट इज द ऑफसेट दैट यू हैव केप्ट? द ऑफसेट दैट यू हैव केप्ट इज 0.2%। ये हमारी जो ऑफसेट है 0.2% की है। तो ये लाइन जिस भी पॉइंट पे जाके कर्व को मिलती है वो मेरा प्रोपोर्शनल लिमिट होता है। सो दिस इज 0.2%। 0.2%।
इसीलिए कई बार इसको प्रूफ स्ट्रेस भी बोला जाता है। तो पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग जो आपने स्ट्रेस निकाला, इसको प्रूफ स्ट्रेस भी बोला जाता है। तो ये है हमारी प्रूफ स्ट्रेन, ये है हमारी प्रूफ स्ट्रेस। क्यों बोला इसको? ये चीज नाम में लिखा हुआ है, हर चीज नाम से बताई है, क्योंकि ये कंसेप्ट प्रूव करता है कि हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट कैसे निकाली जाती है। तो एफ आई का नाम और क्या रख सकते हैं? इसको थोड़ा सा पीछे खिसका दो। एफ आई में ऑल्सो भी टर्म्ड एज व्हाट? So Fi may also be termed as 0.2% proof stress। ये हमारी 0.2% प्रूफ स्ट्रेस है। लास्ट वाले पॉइंट को भी मेंशन कर दो। लास्ट वाले पॉइंट को मेंशन किया, क्या था लास्ट वाला पॉइंट? हमने एक लाइन ड्रॉ करी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn parallel to initial tangent, parallel to initial tangent, parallel to initial tangent, where at an offset of what? At an offset of 0.2%, at an offset of 0.2% strain, it meets the curve. It meets the curve at the point. It meets the curve at the point where the strain increases at a rate 50% higher than, at a rate 50% higher, 50% higher than shown by the initial tangent. Higher than shown by the initial tangent. Then shown by the initial tangent. Then shown by the initial tangent. नोट कर लो इसको। तो ये बात उन मटेरियल के लिए थी जिनकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कर्व्ड निकल के आती है। बैक स्लाइड। Offset of 0.2% is experimental। हाँ, noted। 1 by x1 is the increase in the strain with increase in stress। हाँ, rate of increase of strain, or you can say increase of the strain per unit increase in stress। नोटेड। चलो खत्म इसकी कहानी। अब पहला केस खत्म हुआ है हमारा। ये नंबरिंग दिख नहीं रही। हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्टार्ट करी थी। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में पहली नंबरिंग कैसे डाली थी हमने? व्हाट वाज द नंबरिंग बीइंग यूज्ड? सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल, तो माइल्ड स्टील के लिए यूज किया था। पहला नंबर डाला होगा उसके अंदर, कैपिटल ए, कैपिटल ए। सो कैपिटल ए। अब हमारा कैपिटल बी। वही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की हमारी थ्योरी चल रही है। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल। पिछले वाले केस में डक्टाइल था, इस वाले केस में क्या है? ब्रिटल मटेरियल है। इनफैक्ट बना के भी दिखाया था। लो, ब्रिटल मटेरियल यहीं पे है तो सही।
इसमें से अगर ढूंढे ब्रिटल मटेरियल, ये लो कास्ट आयरन, ये कैसा है हमारा ब्रिटल मटेरियल है, सो दिस इज ब्रिटल मटेरियल। अब अगर ये ब्रिटल मटेरियल है, इस बात का मतलब क्या हुआ, क्या प्रॉपर्टी है इसके पास, इसके पास प्रॉपर्टी है इट विल अंडरगो सडन रप्चर, सडन फेलियर होता है इसका। अब क्योंकि सडन फेलियर होता है, इस बात का मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसमें सडन फेलियर होता है, इस बात का मतलब क्या हुआ, क्या नहीं मिलेगा इसके अंदर आपको, इसमें पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन नहीं मिलेंगे आपको, यू विल नॉट बी फाइंडिंग पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन। चेक करो, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन है ही नहीं इसके अंदर, तो देयर आर नो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन। तो इसका अंदर जो प्लास्टिक रीजन बना के दिखाया था, इसके बाद वाली रीजन क्या कहलाई थी, ये तो हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट है, ये हमारी इलास्टिक लिमिट है। इसके बाद वाला रीजन क्या बताया था इसके अंदर, प्लास्टिक रीजन बताया था। इसका मतलब इसका प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा होता है। तो अगर ब्रिटल मटेरियल है उसमें प्लास्टिक रीजन आपको बहुत छोटी मिलेगी, यानी पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन बहुत कम मिलेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कोई नेकिंग नहीं होती इसके अंदर। इन केस ऑफ द ब्रिटल मटेरियल देयर इज नो नेकिंग विच विल टेक प्लेस, तो कोई नेकिंग वाला रीजन नहीं है। देखो कास्ट आयरन के अंदर अभी तो कर वापस बना के दिखाऊंगा, बट स्टिल जो कर बनी हुई है देयर इज नो नेकिंग विच इज बीइंग फॉर्म्ड। इसका मतलब नेकिंग हमें कहाँ मिल रही थी, नेकिंग हमें मिल रही थी आखिरी वाले रीजन के अंदर। क्या नाम रखा था इसका हमने, सो ओ ए बी सी डी ई एफ जी, ये एफ जी रीजन था। तो कोई हमारा एफ जी रीजन नहीं है, देयर इज नो एफ जी रीजन हियर। तो ब्रिटल मटेरियल के अंदर आपको एफ जी रीजन भी नहीं मिलेगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमारा डक्टाइल मटेरियल में जो फेलियर सरफेस निकल के आई थी वो कैसी थी, 45 डिग्री के एंगल पे थी, 45 डिग्री के एंगल पे थी। वो फेलियर कौन करा रहा था, शियर स्ट्रेसेस करा रहे थे। ब्रिटल मटेरियल के अंदर फेलियर कराता है नॉर्मल स्ट्रेस, और जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होता है, जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो किस डायरेक्शन में आपको मिलेगा, अगर मैं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करूं वो किस डायरेक्शन में आपको मिलेगी, जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है वो किस डायरेक्शन में मिलेगी आपको, परपेंडिकुलर। भाई क्या बोल रहे हो, भाई जिस डायरेक्शन में लोडिंग लग रही है उसी डायरेक्शन मिलेगी, प्लेन परपेंडिकुलर टू दी लोडिंग होगा। मैं स्ट्रेस की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दी स्ट्रेस। सुना करो सवाल में क्या पूछ रहा है वो। तो जो स्ट्रेस है वो डायरेक्शन ऑफ लोडिंग के अंदर ही होगी, जैसे आपने लोड अप्लाई किया तो मेंबर तो मेरा वैसा का वैसा ही है। तो जिस डायरेक्शन में आपने लोड लगाया मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इसी डायरेक्शन में होगी। पर जो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हुई प्लेन के ऊपर, वो प्लेन कहां पर होगा, वो प्लेन होगा परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ लोड। इसका मतलब अब जो आपका फेलियर सरफेस निकल के आता है वो कैसा होता है, जो फेलियर सरफेस होगा वो 90 डिग्री पे होगा। तो ये मेरी फेलियर सरफेस है, ये 90 डिग्री पे है किसके, जिस डायरेक्शन में आपने लोड लगाई। तो इसका अब यहाँ पे कप कोन फेलियर नहीं मिलता, ये मैं रियल पिक्चर आपसे मंगाऊंगा। तो यार कप कोन फेलियर विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड, तो एक डिफरेंस ये आ जाएगा। तो जैसे आपके डक्टाइल मटेरियल में कप कोन फेलियर था, यहाँ पे कप कोन फेलियर नहीं है। तो डक्टाइल मटेरियल में फेलियर शेयर की वजह से, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से, हियर बिकॉज ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर है चीज। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, डक्टाइल मटेरियल में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंप्रेशन और टेंशन में क्या मिली थी, अप्रोक्सीमेटली सेम मिली थी। इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल इट इज नॉट द केस, ब्रिटल मटेरियल में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। व्हाई इट इज सो, ब्रिटल मटेरियल के अंदर इनहेरेंट फ्लॉज होते हैं। इनहेरेंट फ्लॉज मतलब वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। इनहेरेंट का मतलब क्या हुआ, खानदानी। तो जो ब्रिटल मटेरियल है उसके अंदर खानदानी प्रॉपर्टी है, उसके फ्लॉज होते हैं, कहने का मतलब माइक्रो क्रैक्स होते हैं इसके अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रो क्रैक्स, वो माइक्रो लेवल पे आपको जाके देखेंगे। तो जब आप टेंसाइल लोडिंग लगाते हो इस मटेरियल के ऊपर, वो क्रैक्स की साइज बढ़ती जाती है, द साइज ऑफ द क्रैक्स इंक्रीजेस, यानी फेलियर जल्दी हो जाता है। पर जब इसी ब्रिटल मटेरियल के ऊपर कंप्रेसिव लोड लगाते हो क्रैक की साइज पे फर्क नहीं पड़ता, तो फेलियर कंपैरेटिवली बड़े लोड पे होता है। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ब्रिटल मटेरियल में कंप्रेशन के अंदर ज्यादा मिलेगी, टेंशन के अंदर ज्यादा मिलेगी। तो बड़े लोड पे फेलियर हुआ कंप्रेशन में, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ब्रिटल मटेरियल इन कंप्रेशन इज मोर देन दैट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन टेंशन। तो एक डिफरेंस ये निकल के आ जाता है, दिस इज वन डिफरेंस। तो पिछले केस में बराबर थी, यहां पर बराबर नहीं होती है। क्लियर है चीज।
तो ये हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की कहानी आ गई. दिस इज द स्टोरी ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. नोट कर लो इसको. रियल पिक्चर निकाल देना. शो द रियल पिक्चर ऑफ दिस आल्सो आफ्टर फेलियर. तो कास्ट आयरन का जो हमारा स्पेसिमेन है उसका फेलियर शो कर देना, ताकि आपको पता चले कि फेलियर सरफेस कैसे होती है, सो दैट यू आर एबल टू एनालाइज. सो दिस इज अवर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. ये हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है. प्रोपोर्शनल लिमिट निकालने का तरीका पीछे बता दिया. जी, ये हमारी फ्रैक्चर पॉइंट है. तो ए के बाद जी तक देखो, कुछ भी नहीं है, कोई नेकिंग नहीं है, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन बहुत छोटी है, इट इज वेरी स्मॉल. कप कोन फेलियर बताया था, बना के दिखाई दी ना कप कोन फेलियर मेरे ख्याल से आपको. आई हैव शोन द कप कोन फेलियर आल्सो. यहाँ पे कप कोन फेलियर की जगह आपको ये फेलियर मिलेगी. दिस इज हाउ द फेलियर विल बी ऑब्जर्व्ड. तो इस बार जो फेलियर सरफेस है वो आपको 90 डिग्री पे मिलेगा, क्योंकि फेलियर किसकी वजह से हुआ है? नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से हुआ है. पिछली बार फेलियर सरफेस 45 डिग्री पे था. ये है हमारी फेलियर. दिस इज योर फेलियर प्लेन, एंड दिस फेलियर प्लेन इज एट 90 डिग्री. तो जिस डायरेक्शन में हमारी लोडिंग लग रही है उसी डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस है, और ये 90 डिग्री पे है, देन फेलियर प्लेन. तो ये एंगल 90 डिग्री है हमारा. दिस एंगल इज 90 डिग्री. तो ये सिचुएशन निकल के आती है. दिस इज सिचुएशन. ब्रिटल डक्टाइल. लो भैया, रियल पिक्चर आ गई, देख लो उसको भी. तो पिक्चर एक ऐसी आई है जिसमें कंपैरिजन भी कर पा रहे हो आप. यू आर एबल टू कंपेयर ऑल्सो. क्लियर है? तो ये हमारा कास्ट आयरन है, और ये माइल्ड स्टील है. दिस इज माइल्ड स्टील. नोटेड. नेक्स्ट यही बना के दे दूं क्या? एक और पॉइंट डिस्कस किया था हमने. वन मोर पॉइंट वाज बीइंग डिस्कस्ड. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चेक.
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है टेंशन के अंदर। अब कंप्रेशन में इससे ज्यादा दिखानी है, नेचर ऐसा ही होना चाहिए कर्व का, पर थीटा ज्यादा होना चाहिए, तो कर्व को पास ले जाओ। लो आ गया, लो। तो ये थीटा है हमारी कंप्रेशन की, ये थीटा है हमारी टेंशन की। तो वी हैव डिस्कस व्हाट, क्या डिस्कस किया, थीटा ऑफ कंप्रेशन इज मोर देन थीटा ऑफ टेंशन। अभी इसको आगे नोट भी कर लेंगे, वी नोट दिस पॉइंट आल्सो। तो ये पॉइंट भी इसी पेज पे बता दिया। ऐसा फेलियर टेंशन में आएगा ना, चेक करो लोडिंग कैसी है, इसलिए बना के भी दिखाया है, लोड लगा के दिखाया है, फेलियर सरफेस बना के दिखाई है। बताओ लोड कैसा है। तो लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, उसके लिए भी कर्व यही बना के दे दिए साइड में। सारे पॉइंट्स मेंशन करो अब। नाउ यू कैन मेंशन ऑल द पॉइंट्स, ये तो रियल पिक्चर है। नाउ मेंशन ऑल द पॉइंट्स। तो जो भी पॉइंट डिस्कस किए उनको नोट करो। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेज ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल लाइक जैसे कास्ट आयरन है, जैसे हमारा स्टोन है, जैसे ग्लास है, सो लाइक वेव ग्लास एक्सेट्रा। क्या प्रॉपर्टी है इनकी, आर कैरेक्टराइज्ड, सो आर कैरेक्टराइज्ड बाय सडन रप्चर, आर कैरेक्टराइज्ड बाय सडन रप्चर, आर कैरेक्टराइज्ड बाय सडन रप्चर without any without any prior change in without any prior change in the rate of elongation। सेम कंक्रीट के पास भी यही प्रॉपर्टी है, वो भी ब्रिटल मटेरियल है। सो ब्रिटल मटेरियल जैसे कास्ट आयरन हो गया, स्टोन हो गया, ग्लास हो गया, कंक्रीट हो गया, इसमें प्रॉपर्टी है सडन रप्चर की विदाउट एनी प्रायर चेंज इन द रेट ऑफ इलोंगेशन। तो यानी वार्निंग नहीं मिलती है इनके फेलियर से पहले। ये कंक्रीट में आपने एनालाइज किया होगा, इसीलिए उसके अंदर क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, किसकी, डक्टाइल मटेरियल की। तो उसमें फिर स्टील डाला जाता है, तो कौन सी प्रॉपर्टी इंपार्ट कर रहा होता है उसमें, डक्टिलिटी इंपार्ट कर रहा होता है, ताकि फेलियर से पहले आपको क्या मिल जाए, वार्निंग मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट सेज एट रप्चर strain is at rupture strain is much lesser than compared to compared to ductile material। चेक करो जी, और एक बार चेक करो जी, कंपैरिजन के लिए ये वाली कर्व उठाते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो लिखी है, ये बोल रहा है रप्चर पे हमारे ब्रिटल मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेन होती है इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द डक्टाइल मटेरियल। यही है, ये स्ट्रेन एट रप्चर, ये भी स्ट्रेन एट रप्चर, किसमें ज्यादा है, माइल्ड स्टील में बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कास्ट आयरन। तो सेकंड पॉइंट ये मेंशन किया है यहाँ पे, दिस इज सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट से कोई नेकिंग नहीं होती यहाँ पे, नो नेकिंग इज फाउंड इन दिस केस, नो नेकिंग इज फाउंड इन दिस केस, यानी एफ जी रीजन नहीं है यहाँ पे, देयर इज नो एफ जी रीजन, कोई एफ जी रीजन नहीं है। नेक्स्ट, फेलियर किसकी वजह से होता है, नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से।
डिस्कस किया हुआ टाइप ऑफ स्ट्रेस के अंदर हमने नॉर्मल स्ट्रेस को। कितने तरह के थे ये नॉर्मल स्ट्रेस? एक्सियल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, बेयरिंग स्ट्रेस। अभी जो आपको डायग्राम बना के दिखाया है ये कैसा है? अभी जो डायग्राम बना के दिखाया है वो एक्सियल है, इसमें एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी। सो नॉर्मल स्ट्रेस आर प्राइमरीली responsible for failure. So normal stress are primarily responsible for failure. Next, since normal stresses since normal stresses since normal stresses for uniaxial tensile loading is maximum at the plane normal to the direction of loading failure of the brittle material 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 किसके along होगा? So failure of the brittle material is also along the brittle material is also along the plane normal to the direction of loading. Plane normal to the direction of loading. पीछे डायग्राम में बना के दिया हुआ है। Next point of reference. For most of the brittle material, for most of the brittle material, ultimate strength in compression is more than in tension. इसका रीजन भी बता रखा है। Due to the presence of what? Due to the presence of inherent flaws. Flaws मतलब कमियां. Due to the presence of inherent flaws in structure. Inherent flaws in structure of brittle material. In brittle material. जैसे क्रैक्स मिल जाएंगे। So like cracks. तो टेंसाइल लोडिंग के अंदर ये बढ़ जाते हैं, साइज ऑफ द क्रैक्स इंक्रीजेस। So we can say hence for some brittle material modulus of elasticity in compression, पीछे थीटा लिखा था, is more than modulus of elasticity in tension. This point was also being discussed. इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लिया। तो ब्रिटल मटेरियल के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंप्रेशन में कई बार ज्यादा निकल के आ जाती है टेंशन से।
नोटेड। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अभी जो आपकी लोडिंग थी वो कैसी थी? यूनिएक्सियल लोडिंग थी। यूनिएक्सियल लोडिंग की वजह से मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होती है एट अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इट, और मैक्सिमम shear स्ट्रेस डेवलप होता है एट अ प्लेन विच इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू इट। तो जो हमारा डक्टाइल मटेरियल था वो फेल हो रहा था शेयर की वजह से, यानी 45 डिग्री पे फेलियर आ रहा था। जो हमारा ब्रिटल मटेरियल था ये फेल हो रहा था नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से, यानी फेलियर प्लेन 90 डिग्री पे आ रहा था विद रिस्पेक्ट टू दी लोडिंग। अब अगर मैं बात करूं टॉर्शन की, टॉर्शन करेंगे, पूरा चैप्टर है हमारे पास, पर क्योंकि यहाँ पे फेलियर की बात कर रहे थे इस पॉइंट को यही मेंशन करा रहा हूं, डिटेल में तो आगे डिस्कस करेंगे। अगर इसी बार के ऊपर मैं टॉर्शन अप्लाई करता, यूनिएक्सियल लोडिंग नहीं अप्लाई करता, so if the torsion is being applied, in that case जो आपकी मैक्सिमम shear स्ट्रेस निकल के आती उस प्लेन पे निकल के आती विच इज एट एन एंगल ऑफ व्हाट, विच इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और आपकी जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकल के आती वो निकल के आती एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर डक्टाइल मटेरियल के ऊपर आपने टॉर्शन लगाया, डक्टाइल मटेरियल के ऊपर आपने टॉर्शन लगाया, फेलियर कैसे होगी? डक्टाइल मटेरियल के ऊपर टॉर्शन लगा दोगे, फेलियर कितने प्लेन पे होगी? 90 डिग्री वाले प्लेन पे होगी। पर ब्रिटल मटेरियल के ऊपर अगर आपने टॉर्शन लगा दिया, फेलियर 45 डिग्री वाले प्लेन पे हो जाएगी, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब ये बात डायरेक्टली बताई है आपको, ये भी मैंने प्रूव नहीं किया अभी, इसको प्रूव करेंगे अभी आगे जब स्ट्रेसेस वाला टॉपिक आएगा। पर अभी एक जानकारी दे दी कि टॉर्शन के अंदर वो प्लेन जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होती है चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब हमारे जो फेलियर का पैटर्न आएगा वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, दैट विल ऑल्सो गेट चेंज्ड। तो इस बात को नोट करके खत्म करते हैं। तो नोट करके मेंशन किया कि इन केस ऑफ टॉर्शन, सो व्हाई इट हैपेंस, सो दैट विल फाइंड। और जब मैं वो टॉपिक करा रहा हूँ इस पॉइंट को याद कराऊंगा, वहां पे देखो ये पॉइंट पीछे लिखा हुआ है हमने। सो इन केस ऑफ टॉर्शन shear stress is maximum, shear stress is maximum, shear stress is maximum at plane, shear stress is maximum at plane normal to the, normal to the, normal to the direction of loading, normal to the direction of loading, and normal stress is maximum, and normal stress is maximum at an angle of 45 degree, at an angle of 45 degree with the direction of load। क्या कंक्लूजन मिला इससे? व्हाट कंक्लूजन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस? इससे कंक्लूजन हमें ये मिला, हेंस फॉर डक्टाइल मटेरियल, अगर मटेरियल हमारा डक्टाइल है, हेंस फॉर डक्टाइल मटेरियल सब्जेक्टेड टू टॉर्शन, subjected to torsion, hence for ductile material subjected to torsion, failures occur at, failures occur at where? At 90 degree, failure occurs at 90 degree, failure मिलेगी आपको 90 डिग्री पे। and for brittle material, and for brittle material subjected to torsion, failure occurs at 45 degree। ये आपके बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्टिव है, दीज आर वेरी कॉमन ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर बीइंग आस्क्ड। प्रूव इसको हम करेंगे आगे।
प्रीवियस स्लाइड, ये लो भाई प्रीवियस स्लाइड। नोटेड, नोटेड। चलो डक्टाइल हो गया, ब्रिटल मटेरियल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे कंसेप्ट के ऊपर। अभी तक जो भी डिस्कशन कर रहे थे, वॉट एवर डिस्कशन वी वर डूइंग, इस पूरी डिस्कशन में जब आप स्ट्रेस निकाल रहे थे, एरिया कौन सा यूज कर रहे थे? एरिया आप यूज कर रहे थे ओरिजिनल एरिया स्ट्रेस निकालने के लिए। स्ट्रेन निकालने के लिए लेंथ आप यूज कर रहे थे ओरिजिनल लेंथ। तो कहने का मतलब है ये आपकी एक्चुअल स्ट्रेस नहीं थी। किसी भी गिवन इंस्टेंट ऑफ स्ट्रेन पे आपने जो स्ट्रेस की वैल्यू निकाली है वो एक्चुअल नहीं है। क्यों? टेंसाइल लोडिंग थी ना मेरी। जब टेंसाइल लोडिंग थी, जब टेंसाइल लोडिंग आपने अप्लाई करी, तो आपका एरिया तो रिड्यूस होता जा रहा है। एरिया इज रिड्यूसिंग। जब एरिया रिड्यूस होती जा रही है, आप तो कौन सा एरिया लेके चल रहे हो? शुरू वाला एरिया लेके चल रहे हो। इस बात का मतलब क्या हुआ? दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस, दिस इज द एवरेज स्ट्रेस। और इसको टेक्निकली बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो हम डिजाइनिंग इसके बिहाफ पे कर लेते हैं, और इसका रीजन भी समझ में आना चाहिए। भैया डिजाइनिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा रेफरेंस मैं कुछ भी ले लूं। अब क्योंकि इसको निकालना बहुत आसान है, इसलिए हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो सोल पर्पस ऑफ यूजिंग दिस इज सिंप्लिसिटी इन कैलकुलेशन, बिकॉज इनिशियल एरिया इज नोन। एक बार मेजर कर लिया, काम खत्म। मेजर क्या कर लिया पता ही होता है हमने, जो हमारा सैंपल है उसका एरिया कितना है। पर अगर मैं रियल एरिया यूज करने लग गया, इसका मतलब मुझे क्या मेजर करना पड़ेगा हर स्ट्रेन की वैल्यू पे? वे लॉन्गेशन तो मेजर कर ही करें, साथ में मुझे डायमीटर भी मेजर करनी पड़ जाएगी मेंबर की हर बार। तो कहने का मतलब है जो कंप्यूटेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी आपकी। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बेस पे ही डिजाइनिंग कर देते हैं। पर अगर मैं बात करूं ट्रू स्ट्रेस की, अगर मुझे ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन निकालना है, मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? मुझे एक्चुअल लेंथ यूज करनी पड़ेगी और एक्चुअल एरिया यूज करना पड़ेगा। तो ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन की कर्व वो नहीं निकल के आती है जो आपने अभी देखी है, वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। और कहां पर चेंज आएगा वो भी समझ सकते हैं, वापस हम वही वाली कर्व उठाते हैं, ये लो। तो कहां पर चेंज आएगा वहां पर हम समझ सकते हैं इस बात को। कैसे? देखो, अगर आप बात करोगे लोअर यील्ड पॉइंट तक, तो हमारी ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सेम चल रही होती है। इसके बाद आपको क्या मिलने लग जाएगा? इसके बाद आपको क्या मिलने लग जाएगा? हम बोलते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड डिवाइड बाय एरिया। कौन सा एरिया? ए नॉट। तो यहां पर आपने एरिया ए नॉट ले रखी है सब जगह, यू कंसीडर द एरिया टू बी ए नॉट। पर इस पूरे रीजन में एरिया क्या होता जा रहा है? इन दिस इंटायर रीजन आफ्टर पॉइंट डी, एरिया इज रिड्यूसिंग। क्योंकि एरिया कम होती जा रही है, अगर मैं ट्रू स्ट्रेस निकालूं, दिस विल बी इक्वल टू लोड डिवाइड बाय एरिया। और ये एरिया क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो आपकी ट्रू स्ट्रेस क्या करती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। तो इन एक्चुअल डी पॉइंट के बाद हमारी ट्रू स्ट्रेस क्या करने लग जाती है? बढ़ने लग जाती है। तो वो हमारी क्या बनती है? रियल कर्व बनती है। दैट इज अवर रियल कर्व। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अब मेरा जो डिस्कशन का एम है वो क्या है? आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछेगा आपको, डिजाइनिंग में काम नहीं आएगी वो चीज, अब सवालों में काम आएगी वो चीज। तो वो सारी बातें एनालाइज करनी पड़ती हैं। सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट? नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन। ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन। ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन कर्व। रेफरेंस में माइल्ड स्टील ही ले रहा हूं। आई एम टेकिंग माइल्ड स्टील ओनली। तो माइल्ड स्टील की बात कर रहे हैं। सो जो भी चीजें बताई उसको मेंशन कर दो। तो हमें पता है कि एज एलोंगेशन,
तो as elongation or compression, as elongation or compression takes place, elongation or compression takes place during the performance, during the performance of the test, during the performance of the test. So as elongation or compression takes place during the performance of the test, cross section area, and length of the specimen also get changed. Length of the specimen changes, स्पेसिमेन की लेंथ चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट, अगर आपने ओरिजिनल एरिया और लेंथ यूज करी, सो इफ ओरिजिनल एरिया एंड लेंथ of the specimen is used, and length of the specimen is used for computing stress and strain, is used for computing stress and strain. It is termed as what? What? It is termed as engineering stress and engineering strain. Stress आ जाएगा यहाँ पे. So it is termed as engineering stress and engineering strain. ये अलग है, जगह बनाते रहो इनके लिए. So it is termed as engineering stress and engineering strain. इसी को इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन बोलते हैं. So it is termed as engineering stress and engineering strain. तो इसी को इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन यूज बोलते हैं. तो अगर मुझे निकालना है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ये एब्रीविएशन लिख रहा हूँ मैं, पूरा बड़ा नाम ही लिख रहा हूँ. लो लिख सकता हूँ मैं, तो आपको दिक्कत है ना, मैं तो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. लो, तो engineering stress will be equal to what? Engineering stress will be equal to what? Engineering stress will be equal to, so engineering stress will be equal to load divided by area. Which area? Original area. And strain will be equal to what? Change in length to the original length. तो A नॉट और L नॉट क्या है यहाँ पे? A नॉट और L नॉट क्या है हमारी यहाँ पे? ओरिजिनल लेंथ है. अब देखो, मेरे को इसको दोबारा लिखना नहीं पड़े डिफाइन करने के लिए, फिर से एक तरीका ढूंढ लिया. देखो ऊपर लिखा हुआ है ना कि इफ ओरिजिनल एरिया एंड ओरिजिनल लेंथ इज यूज्ड, तो यहीं पे डाल देते हैं ना. ओरिजिनल एरिया कितनी है हमारी? ओरिजिनल एरिया हमारी ए नॉट और ओरिजिनल लेंथ हमारी एल नॉट. तो अगर हमने ओरिजिनल एरिया यूज किया ए नॉट और ओरिजिनल लेंथ यूज करी हमने एल नॉट, जो स्ट्रेस स्ट्रेन आप निकालोगे उसे क्या बोल देंगे? उसे हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन बोल देंगे. ए नॉट और एल नॉट की वैल्यू नोन है हमें. यू नो द वैल्यू ऑफ ए नॉट एल नॉट कितनी है? 2 इंच और 0.5 इंच. So 2 इंच and 0.5 इंच. It is known to us. Next, आगे बढ़ते हैं. If actual area, so if actual area, यहीं पे मेंशन कर देते हैं A and length, and so if actual area and actual length is used
For computing the stress and strain, it will be termed as what? Is used for computing stress and strain. It is termed as, पहले तो डिफाइन करके दिया आपको. It is termed as true stress and true strain. So what will be the true stress? So true stress will be equal to load divided by area. What will be the true strain? True strain क्या होगी हमारी? True strain will be equal to change in length to the not original length, actual length of the specimen. इंजीनियरिंग स्ट्रेन में डेल एल क्या है? इंजीनियरिंग स्ट्रेन में डेल्टा लिखा तो है, इधर भी तो डेल्टा लिखा है, चेंज इन लेंथ है. क्लियर है? अच्छा, तो अब दोनों में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं. अब अगर दोनों में रिलेशनशिप निकालना है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर तो आगे कैलकुलेट कर लेंगे. अगर मुझे दोनों में रिलेशनशिप निकालनी है, तो उसके लिए देखो, लेट सपोज ये हमारा मटेरियल है. सो दिस इज द मेंबर अंडर कंसिडरेशन. आपने इसके ऊपर लोडिंग लगाई, ये सिचुएशन हो गई. लोड दिखा दो किसी दूसरे कलर से, टेंसाइल लोडिंग. तो ये हमारी टेंसाइल लोडिंग. नोटेशन मार्क करो. नोटेशन मार्क करी. ओरिजिनल लेंथ कितनी है? ओरिजिनल लेंथ इज एल नॉट. ओरिजिनल एरिया कितना है? ए नॉट. ओरिजिनल एरिया इज ए नॉट. लोडिंग पी. देन फाइनल लेंथ कितनी है? सो एक्चुअल लेंथ एल, एक्चुअल एरिया ए. तो सारी चीजें इसी डायग्राम में मार्क करके दे दी है मैंने आपको. ए, दिस इज पी, ये पी है. तो अब मुझे स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है. सो आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन. तो अगर ट्रू स्ट्रेन निकालना है और ट्रू स्ट्रेस निकालना है, कैसे निकाले भैया? हाउ टू कैलकुलेट? मेंबर की लेंथ कहाँ से कहाँ तक चेंज हुई है? एल नॉट से एल तक. तो लेंथ वेरिएबल है, तो हम बोलेंगे चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ. यही है. तो कैसे निकालोगे? तो आई विल से स्ट्रेन की वैल्यू. तो स्ट्रेन की वैल्यू, तो एलिमेंटल स्ट्रेन कितना है? तो एलिमेंटल स्ट्रेन, कौन सी स्ट्रेन? ट्रू स्ट्रेन will be equal to what? Will be equal to change in length to the original length. So change in length to the length. तो लेंथ किसी भी समय पे कितनी मान ली मैंने? एल मान ली. और वेरिएशन कहाँ से कहाँ हुई है? एल नॉट से एल तक. तो अगर मुझे टोटल स्ट्रेन निकालना है, हाउ विल कैलकुलेट द टोटल स्ट्रेन? इसको बीच में लेके आओ. सो वी कैन से नाउ ट्रू स्ट्रेन विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस. इंटीग्रेट कर दो उसे. लेंथ वेरी कर रही है एल नॉट से लेके एल तक. तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, लेंथ को वेरी कर रहा हूं एल नॉट से लेके एल तक, चेंज इन लेंथ टू द लेंथ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम,
1/l का इंटीग्रल, तो 1/x का ln x, तो ln l वेरिंग फ्रॉम L0 to L, तो ट्रू स्ट्रेन कितना आया? ट्रू स्ट्रेन कम्स आउट टू बी हाउ मच? log of a minus log of b is equal to what? log of a by b. So log of a minus log of b is equal to log of a by b. ये आपके ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू है. This is the value of true strain. If this is the value of true strain, can you calculate the value of stress? अगर ये हमारी ट्रू स्ट्रेन है, हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं. अब स्ट्रेस कैसे निकालो? उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? उसके लिए चाहिए होगा मुझे एक्चुअल एरिया. तो एक्चुअल एरिया, एरिया कैसे निकाले? एरिया 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 एरिया, ए नॉट पता है मुझे, ए को ए नॉट के टर्म में निकालना है. चलो, assuming volume of the specimen, assuming volume of the specimen to remain constant, ऐसा कौन से रीजन में होगा? assuming volume of the specimen to remain constant, किसके बाद constant हो जाती है वॉल्यूम? डी के बाद. बिल्कुल सही बात है. तो डी पॉइंट के बाद हमारे स्पेसिमेन की वॉल्यूम रहती है कांस्टेंट. तो अगर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट माना, तो आप बोल सकते हो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एल नॉट, विच इज ऑल्सो इक्वल टू ए इंटू एल. इसका मतलब आ गया मेरा ए की वैल्यू. सो व्हाट इज ए? ए इज इक्वल टू ए, सॉरी, ए इज इक्वल टू ए नॉट एल नॉट डिवाइड बाय एल. सो डिवाइड बाय एल. और ये क्या है? हमारी एक्चुअल लेंथ है. एक्चुअल लेंथ कैसे निकालोगे भाई? एक्चुअल लेंथ होगी हमारी ओरिजिनल लेंथ प्लस माइनस क्या? प्लस माइनस आपकी चेंज इन लेंथ. प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है. मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें प्लस होगी क्योंकि टेंसाइल लोडिंग है. अगर आप कंप्रेसिव लोडिंग कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? कॉन्ट्रैक्शन मिल जाएगी. यू विल गेट द कॉन्ट्रैक्शन. तो एरिया कितना आ गया हमारा? तो एरिया हमारा आ गया ए नॉट, इसको और सिंप्लीफाई किया, एल नॉट प्लस माइनस डेल्टा एल बाय एल नॉट. ये 1 हुआ. व्हाट इज डेल एल बाय एल नॉट? व्हाट इज डेल एल बाय एल नॉट? इट इज इक्वल टू व्हाट? स्ट्रेन. कौन सी स्ट्रेन? सो 1 प्लस माइनस स्ट्रेन. कौन सी स्ट्रेन? इंजीनियरिंग स्ट्रेन. ये मैंने एक्चुअल एरिया की वैल्यू निकाल ली है. तो अगर आपको निकालना है ट्रू स्ट्रेस, सो नाउ ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड डिवाइड बाय एक्चुअल एरिया. एक्चुअल एरिया अभी आपने कैलकुलेट किया, कितना एक्चुअल एरिया? ए नॉट 1 प्लस माइनस इंजीनियरिंग स्ट्रेन की वैल्यू. पी बाय ए नॉट कितना है? पी बाय ए नॉट कितनी है? पी बाय ए नॉट है हमारी इंजीनियरिंग स्ट्रेस. तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू 1 प्लस माइनस ई नॉट. तो आगे रिलेशनशिप आपके पास. तो हमने एक तो क्या निकाल लिया? ट्रू स्ट्रेन निकाल लिया, डब्बा बनाया इसके ऊपर. दूसरा हमने और क्या निकाल लिया? तो ट्रू स्ट्रेन ट्रू स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया हमने. तो कर्व बतानी थी, कर्व से पहले ही दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकाल के दे दी है. सो रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज बीइंग डिस्कस्ड. डन. इसको भी आप लिख सकते हो ट्रू स्ट्रेन को इंजीनियरिंग स्ट्रेन के टर्म में. अगर इसको मुझे इंजीनियरिंग स्ट्रेन के टर्म में लिखना है, कैसे लिखूं? इफ आई हैव टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेन, हाउ इट कैन बी रिटन? सो वी विल से आल्सो एल की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो? अब मेरे पास जगह नहीं है पूरा एक्सपेंड करके देने की, इसलिए मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा इस बात को. एल की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? ये लो, एल की वैल्यू हम लिखेंगे एल नॉट प्लस माइनस डेल्टा एल, और डिवाइड बाय एल नॉट है.
तो डिवाइड बाय एल नॉट है, 1 है। व्हाट इज डेल एल बाय एल नॉट? व्हाट इज डेल एल बाय एल नॉट? इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो ऐसे भी लिख सकते हो। लो एक और रिलेशनशिप आ गई, वन मोर रिलेशनशिप इज देयर। तो इसके ऊपर छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। अब किस में मिलेंगे? गेट के अंदर, ईएस के अंदर। जेई लेवल एग्जाम में पहुंचेगा ही नहीं यहाँ तक वो। तो हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन कर्व की बात करनी थी। अभी कर्व की बात करेंगे कि कर्व में क्या वेरिएशन आएगा। नोटेड। नोट कर लिया? नोट कर लिया। अब कर्व की जानकारी दी थी। हमारा एरिया क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो उसी में कंटिन्यू करते हैं। सो वी कैन से, ये कहाँ तक लिखा था हमने? एक्चुअल एरिया यूज किया आपने, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। सो वी कैन से, सिंस एक्चुअल एरिया, since actual area of the specimen, since actual area of the specimen since actual area of the specimen decreases, so since actual area of the specimen decreases, the value of true stress, the value of true stress क्या करने लग जाती है? The value of true stress starts increasing, starts increasing, starts increasing, even if the load required remains same or even decreases, or even decreases, or even if the load required remains same or even decreases, ये ब्रैकेट में डाल दो, for a given strain, for a given strain। जैसे एग्जांपल, अब एक ही लाइन में दो दो बातें लिख दी। सेम स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए लोड की रिक्वायरमेंट सेम कब रहती है? लोड कांस्टेंट हो जाता है कहां पर, या स्ट्रेस की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है कहां पर? आपके इंजीनियरिंग स्ट्रेस कर्व के अंदर डी पॉइंट के बाद यील्ड प्लेटू में इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। स्ट्रेस की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट नहीं आ रहा होता है, पर स्ट्रेन बढ़ रही होती है। क्लियर है? उसके बाद कहां पर आपके लोड की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है? सेम स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए लोड की रिक्वायरमेंट कम होती है आपके एफ जी रीजन के अंदर, नेकिंग वाले रीजन के अंदर, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग वाले रीजन के अंदर। वहां पे हमारे स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है? कम हो जाती है, लोड की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका एरिया कम हो रहा है तो आपकी जो ट्रू स्ट्रेस है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, भले ही आपके लोड की रिक्वायरमेंट सेम रहे, भले आपके लोड की रिक्वायरमेंट क्या होने लग जाए, कम होने लग जाए फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ स्ट्रेन।
तो ये हमारा चेंज है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर, जो भी डायग्राम के फॉर्म में बना के दे दूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वी कैन से the result obtained the result obtained in tension and compression. The result obtained in tension and compression gives same plot for true stress and true strain. For true stress and true strain. तो ये जानकारी भी निकल के आ गई, यानी वाला कर्व बना के दे दूंगा। वेरिएशन कहां से कहां तक वेरी कर जाती है, तो डायग्राम से आ जाओगे। लास्ट पॉइंट लिख के खत्म करते हैं। So last point we can say that up to proportional limit, true stress strain कर्व खत्म, आपके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की पूरी कहानी। अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व engineering stress strain curve and engineering stress strain curve are same are same। तो यहां तक की ये वैल्यू आपको सेम मिलेगी। अब जितनी भी बातें बोली हैं उसको कर्व के फॉर्म में बतानी है, लो कर्व बना लो। बनाया पीछे कर्व? नहीं, पीछे बस थ्योरी मेंशन करी है। तो टेंशन में भी बनाना है, कंप्रेशन में भी बनाना है, दोनों को सेम दिखाना है, और इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से वेरी भी कराना है। तो इसका मतलब 4 कलर यूज होंगे। यूज करो 4 कलर। माइल्ड स्टील है, चलो माइल्ड स्टील है तो लेके चलते हैं इसको। इसको कल डिस्कस किया था, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं होता ये हमारा। किसके अंदर है ये कर्व? ये टेंशन में है, सो दिस इज इन टेंशन। माइल्ड स्टील के लिए ये बात भी है। कौन सी है? विच कर्व? विच कर्व इज दिस? इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस, या इस तरीके से नहीं लिखते, सिग्मा नॉट वर्सेस ई नॉट। इज कंपैरेटिवली टू बेटर लाइक दिस। अब ये टेंशन में, अब कंप्रेशन में बनाओ। सो इन कंप्रेशन, छोटे स्ट्रेन के लिए ये वैल्यू भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। लार्ज स्ट्रेन पे डेविएट कर जाती है। स्लोप सेम लेके चलेंगे, स्लोप सेम लेके चले, तो स्लोप सेम लेके चले। कंप्रेशन में क्या नहीं पाया जाता? कंप्रेशन में क्या नहीं पाई जाती? नेकिंग नहीं पाई जाएगी। सो नेकिंग विल नॉट बी देयर। सो नेकिंग रीजन नहीं होता है। तो बाकी सब तो वैसा का वैसा ही है, यानी यहां तक तो सेम कर्व बनी है, नेकिंग नहीं है। ये वाली भी कौन सी कर्व है? सिग्मा नॉट वर्सेस ई नॉट, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब हमें बतानी है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन। ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज किया, मैंने आपको ओवरलैप बना के दिखाई है। आई हैव शोन दी ओवरलैप।
और एक्चुअल में कैसी होगी ये? एक ही कर्व है, मैंने आपको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके बना दिया, इसके बाद डेविएशन आना चालू हो जाती है। आफ्टर दैट स्टार्ट्स डेविएटिंग। चेक करो, ट्रू स्ट्रेस क्या कर रही है हमारी? बढ़ रही है, इट इज इंक्रीजिंग। एक्चुअल में ओवरलैप थोड़ी है, एक्चुअल में ओवरलैप है, बिल्कुल ओवरलैप है, ए पॉइंट तक एग्जैक्टली सेम है, उसके बाद ही तो वेरिएशन है। आफ्टर दैट द वेरिएशन कम्स। So this will be termed as what? Sigma versus E. ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन, नोटेशन सेम वही पीछे वाली है। कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, नीचे आए, ए पॉइंट को मार्क किया, ए पॉइंट को मार्क किया, देन थोड़ा सा नीचे रखो उसको। डायग्राम स्केल पे नहीं, ध्यान रखना, डायग्राम इज नॉट ऑन द स्केल, टेक प्रॉपर केयर। कैसे लेके जाऊं उसको? बड़ी दिक्कत है भाई डायग्राम को स्केल पे लेके जाने के लिए। हे भगवान। लो, so this is our true stress versus true strain curve. खत्म स्ट्रेस स्ट्रेन की पूरी कहानी। क्योंकि कैलकुलेशन आसान है, ओरिजिनल एरिया इज नोन। डन, सर टॉपिक इज फिनिश्ड, स्ट्रेस स्ट्रेन का टॉपिक खत्म हुआ। देखते हैं इसके ऊपर कोई सवाल भी है। हाइड्रोलॉजी नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वर्कबुक क्वेश्चंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अरे ये तो आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये तो प्रैक्टिस सवाल है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने अपलोड कर दिया आपके ग्रुप के ऊपर, चेक कर लेना, आपके कोर्स पे भी अवेलेबल है। ऑन योर डिस्कशन फोरम यू विल फाइंड द प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम वो भी अपलोड हो गए गलती से, डिस्कशन फोरम पे तो है ही, और ये आपके ग्रुप पे भी है, दोनों जगह अवेलेबल है। दे आर अवेलेबल एट बोथ दी प्लेसेस, कहीं से भी उठा लेना। कहाँ है हमारा सवाल? हाइड्रोलॉजी डाउनलोड्स, हाइड्रोलॉजी चैप्टर वाइज क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल।
नहीं, अभी फाइल नहीं है उसके अंदर कोई। लो मैं खुद ही नोट करा देता हूँ। Refer the problem on this. The problem says that volume of the volume of the volume of tensile specimen, the volume of tensile specimen is essentially same, is essentially same while plastic deformation, while plastic deformation occurs in it. If the initial diameter, if the initial diameter, if the initial diameter of the specimen is d naught, if the initial diameter of the specimen is d naught, find the find the true strain when the die of the specimen, find the true strain when the die of the specimen, when the die of the specimen, when the die of the specimen is half the original. Calculate. आ रहा है किसी का? 0.301। अभी जो भी डिस्कस किया पीछे उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। देखिए भैया, ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू कितनी निकाली हुई है आपने? कैलकुलेट करी तो अभी ट्रू स्ट्रेन एल एन एल बाय एल नॉट। सो ट्रू स्ट्रेन अभी निकाला हुआ है आपने, दिस इज इक्वल टू व्हाट? एल एन एल बाय एल नॉट। फिर क्या बोल रहा है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। नहीं भी बोलता मैं मानता। सो वील से एज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सो एज वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन इज कांस्टेंट। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, आप क्या बोलोगे?
आप बोलोगे ए नॉट इंटू एल नॉट इज इक्वल टू ए इंटू एल। क्या मतलब है इस बात का? पाई डी नॉट होल स्क्वायर बाय 4 एल नॉट इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एल। पाई बाय फोर कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एल बाय एल नॉट किसके बराबर आ गई? तो एल बाय एल नॉट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू डी नॉट स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। तो आपकी ट्रू स्ट्रेन कितनी हुई? ट्रू स्ट्रेन हुई एल एन डी नॉट स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ ट्वाइस ऑफ एल एन डी नॉट बाय डी। अब सवाल बोल रहा है क्या? सवाल ये बोल रहा है कि डी की वैल्यू कितनी है? हाफ दी ओरिजिनल है। तो गिवन इन दी प्रॉब्लम डी इज इक्वल टू व्हाट? डी नॉट बाय टू। डी की वैल्यू डी नॉट बाय टू है, वैल्यू पुट कर दो। सो ट्वाइस ऑफ एल एन डी नॉट बाय टू, तो ये टू हो गया। सो एल एन टू का टू निकालो, कितनी है टू एल एन टू। ये पूछा था आपसे। वन पॉइंट थ्री एट सिक्स। सो 1.386, ये हमारी वैल्यू है ट्रू स्ट्रेन की। दिस इज द वैल्यू ऑफ ट्रू स्ट्रेन। नोटेड? नोट कर लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं। अरे यार ये क्या आ रहा है? सो विल कंटिन्यू। कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल कैन बी एनालाइज्ड। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं एक एक करके उठा सकते हैं। द फर्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी रेफर्ड इज इलास्टिसिटी। अब एक एक करके सारी प्रॉपर्टी उठा लो, पीछे कर्व बने हुए हैं, फटाफट फटाफट सारी प्रॉपर्टी खत्म होती जाएंगी। इलास्टिक लिमिट कौन सा था हमारा? इलास्टिक लिमिट इन द कर्व वाज बी। क्या डिस्कस किया था? इलास्टिक लिमिट वो मैक्सिमम वैल्यू है स्ट्रेस की जहां पर अगर आपने मटेरियल को अनलोड किया वो अपनी ओरिजिनल ज्योमेट्री को रीगेन कर लेगा। इसी को हमने क्या बोला था? इलास्टिक लिमिट बोला था। तो इलास्टिसिटी क्या होती है? Elasticity is the property of the material by the virtue of which it is able to regain its original geometry when unloaded. जब आप इसको अनलोड कर दोगे, अगर मटेरियल अपनी ओरिजिनल ज्योमेट्री को रीगेन कर लेता है, मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं? इलास्टिसिटी बोल देते हैं। सो इट इज टर्म्ड एज इलास्टिसिटी। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना है उसमें से? अगर आपने मटेरियल को स्ट्रेस कर दिया इलास्टिक लिमिट के बाद, क्या वो अपनी ओरिजिनल ज्योमेट्री को रीगेन करेगा? अगर आपने मटेरियल को स्ट्रेस कर दिया इलास्टिक लिमिट के आगे भी, क्या वो अपनी ओरिजिनल ज्योमेट्री को रीगेन करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब जो कर्व है वो दोबारा से रिट्रेस नहीं होता। इसका मतलब जो कर्व है वो दोबारा से रिट्रेस नहीं होगा। इट विल नॉट बी रिट्रेसिंग द ओरिजिनल कर्व। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। तो इस सिचुएशन के अंदर हमारे बॉडी के अंदर क्या रह जाएगी? परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगी, जिसको आप क्या बोल देते हो? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करूंगा, उसको हम क्या बोल देंगे? परमानेंट स्ट्रेन बोल देंगे। दैट विल बी टर्म्ड एज परमानेंट स्ट्रेन। तो ओरिजिनल ज्योमेट्री रीगेन नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या हो गया? परमानेंट स्ट्रेन रह गई उसके अंदर। तो वो भी दिखा दूंगा बना के। पहले तो इलास्टिसिटी की बात कर लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी, so it is the property it is the property of the material
by the virtue of which, property of the material by the virtue of which it is capable of, क्या कर पाता है ये, capable of attaining, capable of attaining its original dimension, original dimension after being unloaded, after being unloaded, after being unloaded, and the material is termed as, and the material is termed as elastic material. So the material is termed as elastic material. Material को elastic material बोल देते हैं. Next point क्या बोल सकते हैं? If the material is, if the material is unloaded before elastic limit, if the material is unloaded before elastic limit, क्या नाम दिया था इसको हमने? B. So if the material is unloaded before elastic limit, unloaded before elastic limit, it retraces its original path. It retraces its original path. ये अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस कर लेती है. So it retraces its original path. जैसे एग्जांपल ले लो. So this is stress, strain, loading curve. ये हमारी अनलोडिंग कर्व. स्ट्रेट लाइन ए तक, उसके बाद आपको इलास्टिक लिमिट दिखाई बी तक. इलास्टिक लिमिट इज बीइंग शोन डेलिबरेटली टिल पॉइंट बी. देन दिस इज अवर लोडिंग कर्व. और अगर बी से पहले पहले आपने इसको छोड़ दिया तो ये हमारी क्या होगी? अनलोडिंग कर्व. तो रिट्रेस कर रही है ये, तो ये अपनी ओरिजिनल कर्व को रिट्रेस कर देती है. सो दिस इज अनलोडिंग एंड दिस इज लोडिंग. तो दोनों चीजें मेंशन कर रखी है. बोथ द पॉइंट्स आर मेंशन. ये तो तब था जब हमारी कर्व क्या थी? लीनियर थी. जरूरी नहीं है कर्व लीनियर हो. नॉट नेसेसरी दैट द कर्व विल बी लीनियर. For most of the material, it is not linear. So this is loading and this is unloading. ये हमारी अनलोडिंग है. ये हमारी अनलोडिंग कर्व है.
नोट कर लिया सबने? नोटेड? Noted. Next point says, if however the material is, stressed, अगर आपने मटेरियल को स्ट्रेस कर दिया बी पॉइंट के बाद, if however the material is stressed beyond the elastic limit and unloaded, it does not retraces the original path. It does not retraces the original path. But it is parallel to the initial portion of stress strain curve. फर्स्ट ग्राफ डक्टाइल मटेरियल के लिए, सेकंड ग्राफ कल वाला लेक्चर देखो, ऐसे तो कुछ भी नहीं बताया था कि पहला डक्टाइल के लिए, दूसरा ब्रिटल के लिए,